भूमिका जी वैसे इलाहाबाद की इनका जन्म स्थान है, अभी दिल्ली में रहती हैं। ये एमफिल और एमए अंग्रेजी साहित्य में किया है और साथ ही इन्होंने तुलनात्मक साहित्य हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी आदि में इन्होंने किया है। तो इस तरह से ये बहुत कुछ इन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त है। अब ये इतनी चर्चित कथाकार उपन्यासकार हैं, इन्होंने इतने ज्यादा कहानी और उपन्यास लिखे हैं कि मैं क्या बताऊं। और इस इतनी कम उम्र में ये एक बहुत बड़ी इनकी उपलब्धि है। कुछ उपन्यासों के नाम और कहानी संग्रह के बारे में बताऊंगी। उनमें से प्रमुख है शिवाला घाट, किराए का मकान, नौशाद, माणिक कौल, आसमानी चादर आदि। कहानी संग्रह में पितृपक्ष, खाली तमंचा, बोहनी और संस्मरण भी इनके प्रकाशित हुए हैं, दिए जलते हैं के नाम से। साहित्यिक उपलब्धियां यदि हम इनकी देखें तो उसमें है बोहनी, जिसको भारतीय ज्ञानपीठ नवलेखन अनुशंसा मिली है। इनके प्रथम उपन्यास आसमानी चादर को मीरा स्मृति सम्मान मिला है और लगातार साहित्यिक सेवा के लिए तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुआ है। और ये दूरदर्शन आदि पर, ये आकाशवाणी और दूरदर्शन पे बकायदा अतिथि कलाकार के रूप में 10 वर्षों से जुड़ी हुई हैं और ये थिएटर जगत में भी अपनी पेठ रखती हैं। तो इनको ये उर्दू, हिंदी साहित्य आदि की भी अच्छी जानकारी रखती है। और एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, साथियों, हम सब ने अवश्य ही हिंदी के जो जितने भी पढ़ने वाले हैं, उन्होंने उपेंद्रनाथ अच्युत जी का नाम हमारे लिए नया नहीं है। तो उनकी पुत्रवधू है, उनके वरिष्ठ पुत्र नीला बख्श जी की, और अभी ये दिल्ली में रहकर अश्क रचना संसार की परंपरा को आगे बढ़ा रही है। तो भूमिका जी, बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत है और हम आपसे चर्चा करके आपके प्रकाशित कृतियों के बारे में बातचीत करेंगे। तो नमस्कार उषा जी। साहित्य जगत में आप उषा फैला रही हैं संध्या के समय पर, और ये साहित्य जगत में एक संध्या काल है। ये बहुत काफी संक्रमण का दौर है, बहुत अप्स एंड डाउन हर दुनिया में देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो उसमें आप उषा की किरणें लेकर आई हुई हैं, ये हम सब लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और मैं आपसे जुड़ रही हूँ, मेरे लिए भी ये व्यक्तिगत सौभाग्य की बात है। आप इतनी दूर बेंगलोर में बैठी हैं और आपने मुझे पुकारा, जो कि मैं उस वक्त दिल्ली में थी। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास आकर, आपके मंच से जुड़कर। मैं आपके मंच का अभिनंदन करती हूँ। आपके सभी पाठकों, सभी श्रोताओं, सभी दर्शकों, सभी प्रेमियों और सभी प्रेमिकाओं, सबका मैं बहुत स्वागत करती हूँ आपके मंच से। और मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे याद किया। जी बताएं, दागिए सवाल आप अपने। जी जी, दागने नहीं आ रहे, पूछ रहे हैं हम आपसे, जस्ट जानकारी चाह रहे हैं, दागने का कोई इरादा नहीं है। और दर्शकों, एक बात बता दूं कि भूमिका जी इस समय बनारस के गंगा घाट से हमसे जुड़ी हुई हैं, तो हमें गंगा जी का आशीर्वाद भी साथ साथ मिल रहा है इस कार्यक्रम को। ये बहुत ही खुशी की बात है। पीछे गंगा का पूरी नदियां आप देख सकते हैं, घाट पूरा। अरे वाह, खूब सारी नदियां हैं, खूब सारे लोग हैं। जी 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 जी। तो मतलब ये एक बहुत ही एक विशेष बात है आज के इस कार्यक्रम की कि गंगा घाट से आप जुड़ी हैं। बाकी तो सब लोग अपने अपने ड्राइंग रूम से जुड़ते हैं, तो ये बहुत ही विशिष्टता है आज के कार्यक्रम की। तो जी बिल्कुल। ठीक है भूमिका जी, हम आगे आपसे ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले आपका ये लेखन कब से शुरू हुआ और इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? साहित्य रचना जी, थोड़ा सा माहौल इलाहाबादी साहित्यिक है और परिवार में भी साहित्य प्रेमी थे। मेरे ग्रैंडफादर थे, कविता पाठ करवाते थे। मैं आपको बताऊं, जब मुझे कविता का लिखना मतलब अक्षर ज्ञान भी जिस वक्त नहीं था, उस वक्त मैंने नीरज जी की कविता अपने घर पर सुनी थी, मुझे ये याद है। और उन्होंने सफेद चादरें बिछी हुई थी घर में, लाल मसनद गाँव तकिया जिसे कहते हैं, वो बिछे हुए थे मखमल के चारों तरफ, और हम बच्चे उसमें उधम मचा रहे थे। ये एक दिन याद आता है मुझे। तो उसमें नीरज जी आकर बैठे और बुलाया बड़े प्यार से उन्होंने, और
केवड़ा जेल और पान बीड़ा पीकदान ये सब चारों तरफ रखा रहता था। जब तो काव्य गोष्ठी बाबा जब भी कविता पाठ रखवाते थे, जब भी वो ये सब करवाते थे, तो इस तरह का कुछ माहौल मैंने बचपन में देखा था। तो नीरज जी ने बुलाकर मुझे गुलकंद थोड़ा सा, मेरी बहुत छोटी छोटी हथेलियां थी उसमें रखा था। तो कहीं वहीं से मुझे लगता है वो प्रसाद नीरज जी ने दिया था कि तुम भी लिखना, आज नहीं कल लिखना, जब तुम्हें अक्षर ज्ञान हो जाए, जब तुम पढ़ने लिखने लगना तो लिखना। तो माहौल कुछ साहित्यिक मुझे इलाहाबाद की जमीन से मिला है। इलाहाबाद की तो कड़-कड़ में देखिए साहित्य व्याप्त है। जिस गली, जैसे मैं पुणे में कहती हूँ, जिस चौराहे जिस गली से गुजरिए एक आपको हाईटेक इंस्टीट्यूशन बहुत शानदार टेक्नोलॉजी का, मेडिकल का बहुत शानदार इंजीनियरिंग का मिल जाता है। ऐसे हमारे साहित्य की दुनिया हमारे इलाहाबाद शहर में मैं देखती हूँ कि हर गली में कोई साहित्यकार की मूर्ति खड़ी है, वह स्वयं खड़ा हुआ है। कहीं फिराक साहब जो हैं वो बैठ के अपनी सिगरेट जो सुलगा रहे हैं, कहीं पंत जी गाते हुए चले जा रहे हैं, कहीं निराला जी की मैंने उसे देखा इलाहाबाद के पथ पर। तो ये महादेवी वर्मा जी जैसी शख्सियत हमारे यहाँ से है। तो इलाहाबाद की जमीन ने, इलाहाबाद की हवा ने, फिजाओं ने, इन सब ने मुझे लगता है कहीं ना कहीं साहित्यिक चेतना दी है थोड़ी सी। तो वही प्रयास बस करती रहती हूँ कि वो चेतना में संजोए रहूं, बस वो कहीं बिसरा ना जाए दिल्ली की गर्म हवा में। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बचपन से ही आपको साहित्यिक माहौल मिला है, फिर ससुराल में भी साहित्यिक माहौल, तो आप उससे बाहर नहीं जा सकती। और आपकी रचनाएं इस बात की गवाह है कि साहित्य आपके रोम रोम में बसता है। बिल्कुल सही है ये। तो आपने इतनी कुछ रचनाएं की है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस रचना के बारे में चर्चा करूं, इतनी कुछ है और इतने कुछ विषय भी आपने चुने हैं। कोई आपके उसमें मैंने रचनाओं में जो कुछ भी पढ़ा जाना, उससे मैंने जाना कि कोई एक विषय लेके नहीं लिखी आपने, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, हर विषय पे अपनी लेखनी चलाई है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इतनी प्रकाशित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक ऐसी है जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है, या ये मुश्किल है कहना, लेकिन फिर भी लगता है ना कि वो लिखते हुए आपको ज्यादा आनंद आया, ये आप कह सकती है मेरी प्रतिनिधि रचना है? ये सवाल बिल्कुल, हाँ ये वाकई मुश्किल सवाल है थोड़ा सा, क्योंकि एक माँ से अगर पूछो तुम्हारा सबसे प्यारा बच्चा तुम्हें कौन सा है, तो ये बताना बहुत उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर बच्चा 9 महीने गर्भ में रहता है और 9 महीने की अवधि पूरी करके सबके सामने आता है, दुनिया में सामने आता है। तो जो बच्चा जो है थोड़ी तकलीफ से बाहर आता है, मेरे ख्याल से जो थोड़ी तकलीफों के बाद, सभी प्रसव पीड़ा तो सभी की एक समान होती है, लेकिन कभी कोई बच्चा जल्दी प्री मैच्योर आ जाता है या कभी कोई ज्यादा समय लेकर आता है, तो उसके लिए हम माएँ संवेदित ज्यादा होती हैं, उनके लिए हमें रख रखाव ज्यादा करना पड़ जाता है। तो इस तरीके की अगर कोई बात मैं करूं, तो मेरे ख्याल से उपन्यासों में मुझे ज्यादा, कहानियां बहुत सारी है, 3 संग्रह अभी तक आए हैं और संग्रह है लाइन में है, जब आए, जब प्रकाशक लोग तैयार, प्रकाशक लोग तो कहते हैं उपन्यास पहले लाए की कहानी पहले लाए, दोनों आपके मेरे पास है भूमिका जी। तो मैं उपन्यासों में भी बहुत नजदीक होती हूँ। देखिए उपन्यासों में मैं बहुत दिल दिमाग जिंदगी लगा देती हूँ। कहानी का क्या है कि इमीडिएट कोई चीज अट्रैक्ट कर गई, पिंच कर गई, परेशान कर गई, आपने तुरंत उसको लिख डाला, है ना। लेकिन उपन्यास बहुत वक्त लेता है। आप देखिए मैं बनारस में ही हूँ, पिछले 1 महीने से मैं लगभग बनारस में हूँ और सारे घाट एक एक करके देख रही हूँ, 2-2, 3-3 दिन एक एक घाट पर गुजार रही हूँ। तो अगर मेरे दिल के करीब आप कोई चीज कहती है तो मेरे ख्याल से वो उपन्यास ज्यादा होते हैं बनिस्बत कहानी। कहानी इमीडिएट इम्पैक्ट देती है, वो इमीडिएट आती है। उपन्यास में बहुत वक्त देना पड़ता है। वो जो चिकित्सीय परामर्श एक गर्भवती स्त्री बार बार ले रही होती है जा जाकर डॉक्टर से, ये कुछ वैसा होता है। तो उपन्यासों में मैं बहुत अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करती हूँ लिखने में, और वो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ उसके साथ, उन बच्चों के साथ मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। नहीं, ये इतनी अच्छी बात है क्योंकि उपन्यास का फलक बहुत बड़ा होता है, उसमें कई कैरेक्टर होते हैं और इवन जो मुख्य नायक या नायिका होते हैं उनके भी जीवन के कई शेड्स, कई रंग हमें देखने को मिलते हैं। और इसकी लेखन प्रक्रिया
वास्तव में कहानी से तो ज़्यादा ही समय लगता है, तो ये आपका कहना काफ़ी हद तक सही है। तो यदि आपको उपन्यास ज़्यादा पसंदीदा है, तो हम आज उपन्यास पे ही चर्चा करेंगे और उपन्यास पे ही आपसे प्रश्न करेंगे। कहानी में ये भी होता है उषा जी कि जैसे बहुत सारी बातें हम कह नहीं पाते, हम चाहते हैं कि हम कहानी में ये भी डाल दें, ये भी डाल दें, तो लेकिन उसमें विस्तार देने की जगह नहीं होती है। बहुत लंबी कहानियां जो है वो, अब इसीलिए उपन्यास मुझे हर तरह से कंफर्टेबल रहता है। बिल्कुल आप उस पर चर्चा करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले आपके उपन्यास शिकारी और शिकारा पे करूंगी, जो कश्मीर पर आधारित है। कश्मीर आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में भी है, और क्यों ना आपने उसी पर आधारित है 2 उपन्यास लिखे हैं आपने, माणिक कौल और शिकारी और शिकारा। तो इसकी आप शिकारी और शिकारा या माणिक कौल, किसी एक की कथा वस्तु के बारे में हमें बताएं। जी देखिए, माणिक कौल उस वक्त की घटनाक्रम है जिस वक्त 370 आर्टिकल और 35 ए आर्टिकल लगे हुए थे, और कोई संभावना, क्योंकि वो पिछले 70 सालों से लगे हुए थे, कोई संभावना, कोई उम्मीद, कोई सवाल तक ये नहीं था कि ये हटेगा कभी, ऐसा जिक्र भी नहीं होता था। मुझे याद है संसद की उस वक्त मैं बातचीत और जो भी प्रोसेसिंग है वो मैं लगातार देख रही थी। उस दौरान कहीं इस बात का जिक्र तक नहीं था कि इन आर्टिकल्स को हटाया जाना चाहिए, इस पर चर्चा तक नहीं थी। और एक दिन ऐसा आया अगस्त 2020 में 19 में ऐसा एक वक्त आया कि उसे हटा दिया गया एकदम से। तो ये बहुत अप्रत्याशित, बहुत अनएक्सपेक्टेड, बहुत अनइमेजिनेबल चीज जैसे आ गई सामने। तो ये घटना ऐसी घट गई। तो माणिक कौल उस समय की घटना चक्र है, उस समय की पूरी दुनिया कश्मीर की है, एक आम आदमी की, कश्मीरी पंडितों की, कश्मीरी नॉन पंडित्स की, उन सब की कहानी है कि वो किस प्रकार कोटे का लाभ ले रहे हैं। वो एक वाइस चांसलर है, माणिक कौल एक वाइस चांसलर है आजादपुर विश्वविद्यालय का। वो किस प्रकार से कश्मीरी होने का नाजायज फायदा ले रहा है, और उसकी कुछ जायज तकलीफें भी हैं। तो इन दोनों का समन्वय करके बहुत संतुलित बनाने की कोशिश मैंने माणिक कौल में की थी। और उसमें मैंने ये भी दिखाया था कि जो नॉन पंडित कश्मीरी हैं वो भी किस प्रकार से कश्मीरी पंडित से आशय होता है कश्मीरी हिंदू, वो किस प्रकार कश्मीरी हिंदुओं को सपोर्ट कर रहे होते हैं और किस प्रकार से नहीं भी कर रहे होते हैं। ये तीनों पक्ष मैंने पूरे दिखाने का प्रयास किया है। पर हालांकि माणिक कौल के जो सबसे नजदीकी दोस्त हैं वो सब नॉन हिंदू कश्मीरी हैं, ये बताना चाहिए मुझे। तो ये उस वक्त की कहानी है, उसकी एक प्रेम कहानी है। कंचन दीक्षित नाम की एक लड़की है, वो एक आर्टिस्ट है, पेंटर है। वो उसे चित्रकारी का अवार्ड देने आता है उसकी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वो उस यूनिवर्सिटी में पहले पढ़ रही थी और वो छोड़कर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी शिफ्ट हो गई थी। तो उसे पुराने विश्वविद्यालय के छात्रों को, जो बहुत अच्छी रिकॉग्निशन जिन्होंने हासिल की है, कुछ भी दुनिया में नाम कमाया है, कुछ भी प्रतिष्ठा उनकी है, तो उन्हें बुलाकर वो अवार्ड दे रहा होता था। तो यहाँ से इन दोनों की प्रेम कहानी शुरू होती है। ये कुछ ऐसी कहानी थी। फिर उसमें कुछ धोखेबाजियां हैं, कुछ एकेडमिक दुनिया में जो शिक्षा तंत्र में कितने भ्रष्टाचार हैं, कितने करप्ट और कितने अच्छे लोग भी हैं, कुछ एक जेन्युइन लोग भी हैं। इन सब की कहानी का विस्तार मैंने माणिक कौल कहानी एक कश्मीरी की उपन्यास में दिखाया था। अब आप कहे अगर शिकारी और शिकारा, मूल रूप से ये गुलशन पंडिता नाम के चरित्र की कहानी है और गुलनार बानो उसकी प्रेमिका है। अब ये 370 हटने के बाद कश्मीरी आम जीवन कितना प्रभावित हुआ, राजनीतिक कितना असर पड़ रहा है उस पर, और कितना लाभ सेनाएं अब ले पा रही हैं कि नहीं ले पा रही हैं, ये सब कुछ मैंने दिखाने का शिकारी और शिकारा में प्रयास किया। ये है। और चूंकि ये एक लव स्टोरी है तो बहुत रोमांटिक सी कहानी शुरू होती है। कहानी शुरू ही यहीं से होती है कि वो कोहे महारान जो पर्वत है, जिसे हारील पर्वत कश्मीरी में कहा जाता है, कश्मीरी लोग उसे हारील पर्वत कहते हैं, वो वहां पे अपनी प्रेयसी को मन्नत मांगने ले जा रहा है कि हमारा जो बेटा पहला हो वो बेटा हो, और हमारा विवाह जो है वो हम जिस तरीके से हम चाहते हैं वो हो जाए। तो कहानी कुछ इस रोमांटिक अंदाज से शुरू होती है, फिर आगे बढ़ती जाती है। तो शिकारे से कहानी हमने ये शुरू की है। तो शिकारी कौन है क्या नहीं है ये तो पढ़ने के बाद ही समझ, हो सकता है पाठक की परसेप्शन में शिकारी अलग अलग कोई हो, हमने किसी और को दिखाया हो। तो ये मैं आप लोगों पर ही छोड़ती हूँ कि आप डिसाइड करिए
कि शिकारी कौन है, शिकारा कौन सा, ये मैंने बता दिया, वो गुलशन पंडिता का शिकारा है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। तो एक उत्कंठा पैदा कर दी है कि इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, और आपने किस परिप्रेक्ष्य में लिखा है उसको भी आपने अपने हिसाब से समझा दिया है, और ये तो सही है कि पाठक उसको कैसे लेता है वो एक अलग बात है। और आपके कई कहानी संग्रह भी छपे हैं, तो किसी एक कहानी संग्रह के बारे में थोड़ी-सी चर्चा हो जाए? जरूर जो जरूर। अभी लेटेस्ट छपा है, जो प्रकाशित हुआ है? जी। पितृपक्ष आई है, लेटेस्ट तो पितृपक्ष आई है, हुँ, और हुँ। पितृपक्ष से ठीक पहले खाली तमंचा आई थी, उसके हुँ, हुँ। पहले पोहनी आई थी। तो आप किस पर चर्चा चाहेंगी? सभी पर्याप्त चर्चित रहे हैं, आप जिसे पसंद करें। बागडोर आपके हाथ में है, रथ और खेवैया आप हैं जो आप कहें। तो मेरे विचार से बोहनी पर चर्चा करना श्योर श्योर चाहेंगे? श्योर। जी, जी। एक बात मैंने कभी किसी साहित्यकार से सुनी थी, शायद मुझे लगता है नामवर सर ही ने कहा था। नामवर सिंह ने एक हुँ, बार हुँ। कहा था कि जो है, जो आपकी पहली किताब होती है वो आपकी आखिरी सांस तक आपको पुकारती है। तो बोहनी वही है, बोहनी मेरी पहली किताब है। और अभी हुँ, मैं हुँ। आपको बताऊं, जब मैं बनारस आई हूँ तो मैं फेसबुक पर, ये सोशल मीडिया पे मैंने कई जगह डाला, इंस्टाग्राम में कई जगह डाला मैंने कि मैं यहाँ पर हूँ। तो मुझे एक हुँ। फोटो भेजी किसी ने बोहनी की ही। यहाँ पर अच्छा, बीएचयू में एक बुक फेयर चल रहा है, आज अच्छा। 8 तारीख है, आज से भी वो शुरू हुआ है वुमेन डेलीगेसी में। और अभी हुँ, तक वो हुँ। राधा कृष्ण लाइब्रेरी, राधा कृष्णा हॉल है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर, वहां चल रहा था। तो वहां से खींच कर किसी ने मुझे तस्वीर भेजी कि देखिए आपके बोहनी और किराए का मकान जो उपन्यास है भारतीय ज्ञानपीठ से दोनों आए हुए हैं, ये देखिए यहाँ लगे हुए हैं। तो मुझे याद आया नामवर सर की बात, और अभी आपने भी बोहनी का जिक्र किया कि आपकी जो पहली किताब है वो आपको पूरे जीवन पुकारती है लौट लौट कर कहीं ना कहीं। तो सही है, बोहनी सही। वही है जी, वो बोहनी वही है। हर बात में वही है। बोहनी का मतलब भी यही है कि जो पहले खरीदार आपको मिलता है उसको हम कहते हैं बोहनी। यदि वो खरीदार अच्छा है तो दिन भर उसकी अच्छी बिक्री होती है, तो बोहनी उस संदर्भ में भी सही है। तो बिल्कुल आपकी बिल्कुल। बोहनी और रहेगी बहुत इस। अच्छी बोहनी हुई, माशाल्लाह, ऊपर अल्लाह का करम है कि बहुत अच्छी बोहनी हुई मेरी। ज्ञानपीठ ने उसे हाँ। रिकॉग्निशन दी, मेरे लिए बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की बात थी। वो मेरी पहली किताब थी। तो जैसा अब देखिए, आप चूंकि हिंदी भाषा और लोकल भाषा अपनी समझने वाली है, तो बोहनी का अर्थ आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने स्वयं बता दिया। कई बार मुझे बोहनी का अर्थ लोगों को बताना भी पड़ता है, क्योंकि उसे लोग बौनी बहू, छोटी बहू के संदर्भ में भी ले हाँ, जाया करते हैं, करेक्ट, है ना? करेक्ट। हाँ। होता है। तो बोहनी, लेकिन यहाँ मैंने पहली एक प्रोस्टिट्यूट की कहानी है, और वो हम्म। उसकी पहली बोहनी उस दिन होनी है। ये यहाँ से कहानी शुरू होती है। ये 13 कहानियों का एक संग्रह है, इसमें बहुत हम्म। सारी कहानियां हैं। इसमें केसर कस्तूरी जैसी कहानी है जो शराब पर आधारित है, इसमें प्रोस्टिट्यूट वाली ये है, इसमें राजदारी इसमें नहीं है, और इसमें दांव कहानी है, राजनीतिक पृष्ठभूमि की है। और हम्म। 13 जगत की मिसरूबी कहानी है इसमें, जो एक छोटी सी हम्म। बच्ची का संघर्ष है। एक छोटी सी बच्ची कितना माहौल उसे कितना तेवर दे देता है, और कितनी अच्छी एजुकेशन के साथ वो उस तेवर का प्रयोग करती है, ये इस कहानी में है। इस तरह से 13 अलग अलग कहानियों का इसमें मैंने संग्रह बनाया था, और ये एक कंपटीशन में मैंने भेजा था, क्योंकि वो बिल्कुल नया नया उत्साह था। माँ पहली बार बच्चे की बन रही थी तो वो सही, पहली सही। संतान थी, तो बहुत क्रेज था उसका। तो बहुत अच्छी सी है, और 13 भिन्न भिन्न कहानियों का ये संग्रह है जी। और आपकी एक अभी अभी एक और उपन्यास प्रकाशित हुआ है, हम तुम और माइकल। इसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों हम को। तुम और माइकल प्रलेख प्रकाशन से आ रहा है, और उन्होंने इसे एडवर्टाइज अपनी जो उसमें किया हुआ है। ये एक बार डांसर की कहानी है, बम्बई ओह। पृष्ठभूमि है उसकी। और बार चूंकि बंद हो गए, तो इन लोगों की रोजी पर बड़ा संकट आन पड़ा। तो अपनी रोजी रोटी के लिए फिर वो दिल्ली आई, बार डांसर। ये कुछ ऐसी कहानी है। रोजी नाम का इसमें चरित्र है, वही बार डांसर है, और उसका प्रेमी है रजत भट्ट, उसकी कहानी है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है। बारीक और मोटी मोटी कहानी तो ये है।
फिर जब आप बारीकी में अंदर जाएंगे कहानियों की तो बहुत सारी परतें खुलेगी, आप बहुत सारे राजनीतिक विद्रोहिताएं देखेंगे, व्हाइट कॉलर जॉब करने वाले कितने करप्ट और कितने क्रूएल और कितने ज्यादा किसी एक लड़की को सता रहे होते हैं, ये सब आप देखेंगे। बम्बई में क्या है वो बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब करती है, वो लड़की जो है वो बड़ी अच्छी तरह डिस्क्राइब करती है कि क्या अंतर है बॉम्बे में और दिल्ली की व्यापार में और ग्राहकों में, ये वो बड़ी अच्छी तरह बताती है। तो ये कुछ ऐसी ही कहानी है। जी 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 जी। अच्छा, तो आपने एक और जो उपन्यास आपका शायद अभी 2022 में ही प्रकाशित हुआ है, शिवाला घाट, तो शिवाला घाट के बारे में हमें कुछ बताएं। शिवाला घाट से मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर की दूरी नहीं होगी जहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, वो शिवाला घाट है, यहाँ से दिखाई दे रहा है। अगर हम आपके दर्शक देखना चाहें तो बहुत दूरी पर वो चैत सिंह का किला है, जहाँ लाइट दिखाई दे रही है, वो चैत सिंह का किला है, उसी के नीचे वाला घाट है। इस पर ये है, ये अप्रैल में आ जाएगी, ये संभावना है। कल प्रकाशक जी का एक बार फोन और आया था कि भूमिका जी हम इसको अप्रैल के लास्ट तक ले आ रहे हैं, उन्होंने भी अपने उसमें एडवर्टाइज किया है ये। तो ये शिवाला घाट जो है ये बनारस पृष्ठभूमि की, बनारस की एक एक गलियां उसमें आपको देखने को मिलेगी। एक एक गली का डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है, एक एक घाट का डिस्क्रिप्शन अगली किसी किताब में दूंगी, एक एक गली का डिस्क्रिप्शन है उसमें। और कुछ दंडी स्वामी जो होते हैं, देखिए जब हम लोग धर्म देखते हैं धर्म जगत में तो बहुत प्रकार के संत महात्मा स्वामी होते हैं, एक दंडी स्वामी भी उनमें होते हैं। दंडी स्वामी होते हैं जिन्होंने दंड धारण किया होता है। अब दंड धारण करने के कुछ निश्चित प्रावधान है, कानून है, नियम है, उन्हें पालन करना अनिवार्य होता है ना। जैसे कि आप समझ लें प्रधानमंत्री जी की पद की जो शपथ लेगा तो उसे प्रधानमंत्री के कुछ प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा, जो भी व्यक्ति शपथ ले रहा होगा। तो इसी प्रकार दंड धारण करने वाले दंडी स्वामी के कुछ निश्चित नियम कायदे हैं। तो उन नियम कायदों का वो कितना पालन नहीं कर रहा है और कितना कर रहा है, बस धन उगाही में तो वो पूरा पालन कर रहा है, लेकिन जो संयम होना चाहिए, जो सदाचार होना चाहिए, वो वहाँ कितना नहीं फिट हो रहा है या हो रहा है, ये इस उपन्यास में मैंने दिखाने का प्रयास किया है। अब दंडी स्वामी की एक बहुत मिसाल मैं आपको छोटी सी देती हूँ, इसे समझना और आसान हो जाएगा कि जब दंड धारण किया जाता है जिस घड़ी, उससे ठीक पहले आप अपना अंत्येष्टि, अपना तर्पण कर चुके होते हैं। ये इस बात का सिंबल होता है कि आप दुनिया से खत्म हो चुके, आपकी हस्ती अब इस दुनिया में नहीं है, अब आप धर्म क्षेत्र में आ चुके हैं और आप सामाजिक जीवन में नहीं हैं, आपका परिवार अब धर्म है, धार्मिक लोग हैं। लेकिन जिस दंडी स्वामी का मैंने जिक्र शिवाला घाट नाम के उपन्यास में किया है, उसकी एक पत्नी है प्रॉपर, और वो रात को रोज अपने शिष्यों को छोड़ के अपनी पत्नी के पास जाता है। अब आप देखिए ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, ये कितनी बड़ा धर्म के समाज पे तमाचा है कि एक दंडी स्वामी ऐसा भी है। और वो 1 साल के बच्चे का प्रॉपर जन्मदिन मना रहा है, केक चपोड़ रहा है, इस तरह की हरकतें वो कर रहा है, और उसका जो दंड है वो पड़ा हुआ रो रहा है। तो ये बातें हैं। तो दंड वाली दंडी स्वामी पर ये कहानी मैंने लिखी है, अधुमानंद स्वामी का नाम है और बेहा वाल्मीकि उसकी वो पत्नी है। इस पर ये कथा है शिवाला घाट। ये उपन्यास भी आप बहुत जल्द देखेंगे, अप्रैल में मेरे ख्याल से आ जाए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस आने वाले इसकी चर्चा जनवरी से हो रही है और जनवरी से लोग लिंक मांग रहे हैं। ये प्रकाशकों की ओर से कुछ होने वाली दिक्कत है जो अभी तक हम उन्हें लिंक नहीं दे पाए। अप्रैल लास्ट में ये सारी शिकायतें, ईश्वर ने चाहा, गंगा ने चाहा, महादेव ने चाहा तो ये दूर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी एक पुस्तक इस पर भी आई है ना, संस्मरण है, जिसमें महान साहित्यकारों के संस्मरण है, उनके बारे में कुछ जानकारी दें हमारे दर्शकों को। जी, ये बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट किताब लोग कहते हैं कि है हिंदी साहित्य जगत की, ये बहुत महत्वपूर्ण किताब कही जा रही है। ये 50 लोग ऐसे हैं जिनकी मेरे जीवन में मुलाकात रही है, बहुत प्रभाव, बहुत आशीर्वाद और बहुत महत्व रहा है। ऐसे 50 शख्सियत, वो राजनीति की दुनिया से हो, फिल्म की दुनिया से हो, संगीत
संगीत की दुनिया से, जैसे खयाम साहब और उनकी पत्नी, इन सारी जो थिएटर की दुनिया से हूँ, जैसे गिरीश कर्नाड साहब जिनसे मेरी मुलाकात रही है, जैसे अलकाजी इब्राहिम साहब, इन सब लोगों को, और साहित्य की दुनिया से करीब करीब उसमें से 30-35 लोग हैं, इन सब लोगों को मिलाकर 3 खंडों में मैंने किताब लिखी है। और ये दुर्भाग्य रहा मेरा भी और साहित्य जगत और उन सारी दुनिया का जिनसे ये लोग आते थे कि वो नहीं रहे। तो कुछ संस्मरण मैं लिख कर दे रही थी, कोई प्रकाशक या कोई संपादक मांग रहे थे, तो उसी की संकलन करके ये एक किताब बनी है जिसका नाम है दिए जलते हैं। यानी उनकी स्मृतियों के, उनके आशीष के, उनकी शिक्षाओं के, उनके उस उज्जवल पक्ष के दिए हम लोगों के जीवन में जल रहे हैं, और हमारे दिए, उनके वो दिए हमें रोशनी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहे हैं। कुछ ऐसे मंतव्य, ऐसे ध्येय से ये संस्मरण का संकलन तैयार हुआ है। बिल्कुल, अच्छा, ये तो पढ़ने में रियली उनके लाइफ के बारे में, जो आपसे जुड़ करके जो आपका जो अनुभव रहा है, उनका अवश्य इसमें वर्णन होगा, और उसे पढ़ना रियली बहुत ही लाभदायक होगा कि हम उनको साहित्य की दुनिया से जानते हैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन को जो उनसे जुड़ पाता है या जो उनके साथ रहता है, वही शायद अच्छी तरह से उसको बता पाता है। तो संस्मरण इस दृष्टि से बहुत उपयोगी होते हैं। तो उनके साहित्य के अलावा भी जीवन के जो अन्य पक्ष होते हैं, उनकी जानकारी हमें संस्मरण के माध्यम से ही मिलती है। अब जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा और आपने हर विषय पर लिखा है, गरीबी पर, राजनीति, धर्म, चित्रकारी, किराएदार, प्रशासनिक, छात्र जीवन, काफी कुछ, मतलब आपने शायद ही कोई विषय मेरी जानकारी में छोड़ा है, और जो बचे हैं उन पे भी बहुत विषय बचे हैं, बहुत विषय बचे हैं उषा जी। उसका कोई एंड नहीं है, उसका तो कोई एंड नहीं, फिर भी काफी विषय पर अपनी कलम चलाई है। तो मैं थोड़ा सा आपसे, क्योंकि एक नारी होने के नाते, घरेलू हिंसा पर आपने क्या लिखा है, उसमें कौन सी बात आपने सामने लाने की कोशिश की? घरेलू हिंसा पर खाली तमंचा नाम का संग्रह है। खाली तमंचा, इसमें जो कहानी है वो शुद्ध घरेलू हिंसा पर है। एक लड़की है, उसकी माँ इतनी बुरी तरीके से, उसका पिता उसको शराब पीकर पीट रहा होता है, वो किसी दूसरी औरत के साथ रहना चाहता है, तो वो जो ये परिवार नाम की संस्था, जो ये विवाह नाम की एक बंधन है, इससे वो पूरी तरह से आजाद होना चाहता है। तो वो किस प्रकार से पीटता है बेरहमी से, ये दिखाया है खाली तमंचा पर। अभी 1.5 घंटे का करीब शो हुआ, जिस पर पूरे देश के बहुत बड़े बड़े साहित्य समझने वाले, बड़े अनुभवी लोगों ने उस पर अपने अपने राय और अपने अपने विचार रखे। तो 1.5 घंटे करीब खाली तमंचा सिर्फ एक कहानी पर, नॉट द होल कलेक्शन, कंप्लीट कलेक्शन पर नहीं, बस इस कहानी पर उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से, समझ लीजिए उषा मैम, बातचीत की है कि मुझे ये लग रहा था कि मैंने जब ये लिखा था तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस पर इतना ध्यान दिया जाएगा, इतना उस कहानी को अप्रिशिएट किया गया। तो घरेलू हिंसा पर ये एक कहानी है। घरेलू हिंसा पर किराए का मकान पूरा उपन्यास भी है, लेकिन वो केवल एक पार्ट है। खाली तमंचा में केंद्र में यही बात है। तो वो किस तरह से उसको पीटता है, और किस तरह से फिर वो जो बच्ची देख रही है, वो जो बच्ची मार खाती हुई देख रही है कि माँ के कभी होंठ से, कभी नाक से, कभी कंधों से खून बह रहा है, और वो छुपा ले जाती है। उसमें एक विद्वान ने ये कहा कि औरत के पास इतना भी वक्त नहीं है कि वो अपने आंसू भी ढंग से बहाकर अपनी अवसादों, अपनी शारीरिक तकलीफों पर रो सके, क्योंकि वो बच्ची से आंसू छुपा लेती है। वो बच्ची से हर बार आंसू छुपाएगी, है ना, क्योंकि वो बच्ची फिर पूछेगी पापा ने क्यों मारा, फिर वो उसको समझा नहीं पाएगी, पापा को दूसरी औरत के संग रहना है, ये पापा वो बच्ची को समझा नहीं पाएगी। वो कहेगी दूसरी औरत कौन होती है मम्मी, तो जाहिर सी बात है वो इस तरह के सवाल करेगी, तो माँ कहाँ तक जवाब देगी। तो वो कहेगी कुछ नहीं बेटा, चोट लग गई है, पापा गुस्से में थे इसलिए मार दिया, कोई बात नहीं बेटा, कोई, तुम होमवर्क नहीं करती हो, तुम भी मार खाती हो कि नहीं, समझ लो ऐसे ही। फिर बच्ची पूछेगी तो आपने होमवर्क नहीं किया था क्या मम्मी। तो ये बहुत मार्मिक सी एक कहानी है, और ये लिखा है मैंने, और उपन्यास में भी इसे थोड़ा सा लाने का प्रयास किराए का मकान पर किया था। किराए के मकान पर पीएचडी हुई है 2, ज्ञानपीठ से उपन्यास आया है। तो जो 2 लड़कियां हैं, दोनों, एक उड़ीसा में लड़की ने किया है, तो वो सिंगल पेरेंट को केंद्र में रखा है, ये मुद्दा, ये विषय रखा है। लेकिन जो राजस्थान वाली लड़की है, उसने घरेलू हिंसा भी उसमें ऐड किया है अपने विषय में। तो ये है घरेलू हिंसा पर जो लिखा है। फिर आगे जो आएगा वो फिर मैं अपडेट कर दूंगी आप।
बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, ये तो वास्तव में बहुत ही दिल को छूने वाली बात है और ये सच्चाई भी है, ये आज भी हो रहा है और ये केवल हम नहीं कहेंगे कि निम्न मध्यम वर्ग में, ये उच्च वर्ग में भी ये बातें हो रही है। मतलब हर कहीं ये देखने को आज जी भी हाँ, मिल जी रहा हाँ। है। और जिनके साथ ये आप नहीं होता है वो बहुत भाग्यशाली है। बिल्कुल, बिल्कुल जो और ये बात हैरान करने दुखदाई रूप से हैरान करने वाली है कि जो स्त्रियां मार खाती हैं वो अपनी मार छुपाती तो है ही, वो चाहे उच्च वर्ग की हो, चाहे वो मिडिल क्लास की हो, चाहे लोअर मिडिल क्लास की हो, वो अपनी चोटें छुपाती हैं, वो अपने पति को सुरक्षा देती हैं। और ये केवल हमारे देश में नहीं, ये विदेश में किसी भी जो सबसे विकसित देश हाँ, कहे जा रहे हैं, जो सबसे अल्ट्रा मॉडर्न देश कहे जा रहे हैं, वहां पर भी ये आंकड़े इतना भयावह हैं कि हैरान होती है। और वहां भी औरतें नहीं बताती हैं कई मर्तबा। बिल्कुल, तो ये बात बिल्कुल, बिल्कुल। गंभीर है ज्यादा, है ना? अपराध होना से ज्यादा गंभीर है कि अपराध छुपाए जाएं, और छुपाए वो जो खुद भुक्तभोगी, जो खुद प्रताड़ित हो, जो खुद सजा पा रही हो, है ना? तो ये बात दुख बिल्कुल, देती है। तो इस तरीके से जो मैंने खाली तमंचा है, मैंने दिखाया था कि वो बच्ची जो है वो ये अपनी माँ से कहती है कि आप बताइए पुलिस को ये कि इतना मार खा रही हैं। फिर बाद में जो होता है आगे घटनाक्रम बढ़ता है। तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि ये उच्च वर्ग में भी बहुत है, बहुत ये बीमारी है कि पुरुष का हाथ उठा देना एक बीमारी है। हालांकि इस बिल्कुल। पर प्रतिरोध और बहुत रोक लगी है, इस पर रोक लगी बिल्कुल, है। घंटी बजाओ और एक मिस कॉल दे दो इस नंबर पर, त्वरित आपको सुविधा और आपको तुरंत सुरक्षा मिलेगी, सहायता मिलेगी। इस तरह की कई सारी सुविधाएं, कई सारे ऑनलाइन चीजें सरकारी तौर पर दी गई हैं। लेकिन सरकारी आंकड़े बस वही वाली बात है, तुम्हारी फाइलों में शहरों का रंग गुलाबी है, मगर ये झूठे हैं आंकड़े, ये फलसफे सारे, ये आंकड़े किताबी ही हैं। तो अब वही है बिल्कुल, कि बिल्कुल। अदम गोंदी साहब ने कभी शेर कहा होगा, तो वो आज भी अमल में सरकारें ला रही हैं। लेकिन ठीक है, पहल हो रही है। हमें तो मैं हमेशा कहती हूँ कि भरे गिलास की तरफ देखना चाहिए, खाली गिलास को भरने का प्रयास किया जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। और एक बात ये भी है ना कि जनसंख्या और ये कितनी बड़ी, इतनी ज़्यादा समस्याएँ हैं और हर क्षेत्र में है कि सरकार को भी हम पूरी तरह से दोषी नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि सबसे पहले तो परिवार इससे प्रभावित होता है। तो जो पत्नी के साथ करता है तो पत्नी के जो परिवार, मायके वाले हैं या आस पड़ोस वाले, उनको शायद कुछ कदम उठाना चाहिए, समाज को उठाना चाहिए, सरकार तक तो जाना ही चाहिए ये बातें, ताकि जी कड़े हाँ। नियम बने और ये आगे ना हो। लेकिन आस पड़ोस वाले यदि उसके लिए कुछ ना करेंगे तो दूर से सहायता आने आस में तो पड़ोस समय तो वाले लगेगा। सीधे, आस पड़ोस वालों को सीधे पति ये कह के चुप करा देता है, मियाँ बीवी का आपसी मामला है, तुम कौन होते हो बोलने वाले। हाँ, ये बात जबकि भी बोलना सही, वो चाहिए, भी होता है। कहेंगे वो बोलना भी चाहिए, होता मियाँ बीवी हो तो कमरे के अंदर रहो। तुम इस तरह से पीटोगे, तुम्हारी बीवी की बाहर आवाज आएगी मार खाने की, रोने की, चिल्लाने की, तब ये मामला पारिवारिक या मियाँ बीवी का नहीं रह जाता। तुम लोग प्रेम से सही, बात करते हो, हम लोग नहीं आते हैं। तुम लोगों के अंदर सही। तुम लोग एक दूसरे को तोहफे दे रहे होते हो, सेलिब्रेशन में होते हो, हम नहीं आते हैं। लेकिन इस तरह से औरत चिल्लाएगी कि आवाजें बाहर आएगी तो आदमी को आना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। तो भूमिका जी, हमने काफ़ी बातें की और काफ़ी जानकारी ली और आपने तो इतना कुछ लेखन किया है कि आपसे मुझे लगता है कि 1.5-2 घंटे भी बात करेंगे तो आपके सभी लेखन पर चर्चा नहीं कर पाएँगे। तो मुझे लगता है फिर से कभी जुड़ेंगे। लेकिन जाते-जाते एक प्रश्न फिर से आपसे करना चाहूँगी कि आपने इतना कुछ लिखा है, तो क्या आप आज के युवा लेखकों से कुछ संदेश देना चाहती हैं या कुछ बताना चाहती हैं? तो अवश्य स्वागत है उसका। बिल्कुल। मैं ठीक है, क्या मैं इतनी योग्यता रखती हूँ कि मैं कोई उनको सलाह दे सकूँ? हाँ, अनुरोध कर सकती हूँ, एक हाँ, कलमकार की जिसमें बहैसियत। हाँ, एक जी, कह सकती हूँ कि आप नए विषयों को देखें, पिटी हुई परिपाटी से दूर रहें, थोड़ा बचें। वो पिटी हुई जो चीज़ है, जो रूढ़ियाँ बन गई हैं, उनसे थोड़ा बाहर आएँ और नए लोगों को पढ़ें, नए विषयों को चुनें और नकल जो लोग कर रहे हो उनसे थोड़ा दूरी बना के रखें। ये है, बिल्कुल, नए लोगों को पढ़ें, नए विषय देखें। आप नए लोगों को पढ़ेंगे तो आपको नए विषय, नई विधाएँ, नई दुनिया, नए एक्सपेरिमेंट, नया ट्रीटमेंट, एक विषय को लेके नए-नए ट्रीटमेंट, हो सकता है विषय पुराना हो लेकिन नए-नए ट्रीटमेंट देखने को मिलेंगे।
है ना। तो ये मैं अनुरोध करूंगी अपने पाठकों से भी और नए पाठकों से भी और नए लेखकों से भी कि वो नई दुनिया को आने दें, वो ताजी हवा आने दें, वो पानी को बहने दें, वो सड़ाए ना, वो हवा में बदबू ना पैदा करें, वो दुर्गंध से बाहर निकलें। जब हवा खुली आएगी तो जो तमाम जो रूढ़ियां हैं, वो जो तमाम जिसे नकारात्मक प्रभाव कहते हैं, वो निकल जाएगी। तो नए लोगों को अवसर दिए जाएं बहुत ज्यादा और नए विषयों को चुनाव करें, पढ़ने वाले भी लिखने वाले भी, ऐसा मैं कहूंगी कि मेरा, क्योंकि मैं ये खुद करती हूँ तो मैं लोगों को भी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही सटीक सलाह दी है या जो अपना विचार रखा है। तो फिर कभी अवश्य आपसे जुड़ेंगे और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, आपसे जानना चाहते हैं कि आपको ये कैसा लगा आज का हमारी परिचर्चा, और आगे आप किस तरह की परिचर्चाएं सुनना चाहेंगे, किस तरह के व्यक्तित्व को आप देखना चाहेंगे। तो इन सभी के साथ भूमिका जी, आपके आने वाली रचनाओं के लिए हमारी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।